हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो बच्चा, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है प्लाज्मिड डीएनए, जिसे हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं, एज ए वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। बच्चा, प्लाज्मिड डीएनए बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो PBr322 होता है वो क्या है, आर्टिफिशियल जो वेक्टर है वो कैसे बना। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, फ्रॉम सोर्स सेल्स कैसे हम डीएनए आइसोलेट करते हैं। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे कि हम डिजायर्ड जीन को कैसे डीएनए आइसोलेटेड डीएनए से हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम टॉपिक को डील करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चा, तो आप देख रहे हो बायोवेदा बाय एमटी सर, जिसके अंदर मैं इस चैनल पर बोर्ड लेवल की तैयारी करवाता हूं, जिसमें कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी कवर होता है कंप्लीटली। ठीक है बच्चा, तो हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं बच्चा। यहाँ पर हम लोग क्या आपको बताने वाले हैं, देखो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे कि जो क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं वो जो है कि क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि बच्चा, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर जो होता है बच्चा, ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है। जैसे कि हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए को, किसे कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए जो है बच्चा, ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बैक्टीरियोफाज भी होता है, बैक्टीरियोफाज, ये भी क्या है बच्चा, ये भी वेक्टर के तरह यूज होता है। ये क्या होता है, ये भी वेक्टर के तरह यूज होता है। तो बच्चा, ये नेचुरल वेक्टर हैं। ये क्या है, ये नेचुरल वेक्टर इन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं बायोटेक में। कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर जो हैं उन्हें बनाया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर होते हैं जिन्हें कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है। तो लैब के अंदर, ठीक है, इन लैब प्रिपेयर आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर, समझ रहे हो। तो आर्टिफिशियल वेक्टर में जैसे कि आप ये कह सकते हो कि इसमें आता है एक बच्चा, आता है PBr322। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। उसी तरीके से एक है PUV, ठीक है, 18, ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि जो आर्टिफिशियल वेक्टर होते हैं, जो आर्टिफिशियल वेक्टर हैं, इन्हें हम बनाते हैं लैब के अंदर, इनको प्रिपेयर किया जाता है। और कुछ बच्चे नेचुरल वेक्टर होते हैं, बेसिकली किस फॉर्म में, तो हम प्लाज्मिड डीएनए को एज अ नेचुरल वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज को हम एज अ नेचुरल वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं। अब सवाल सर ये आता है कि सर क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इस बात को समझना है। देखो बच्चा, आपको मैंने पहले ही मैं आपको बता रखा है कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है ये क्या करता है कि मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन का हमें जो मल्टीपल कॉपीज बनाना है, वो हम किसके हेल्प से बनाते हैं, इसी वेक्टर के मदद से बनाते हैं, इसी वेक्टर के मदद से बनाते हैं। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर क्या करता है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए बच्चा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए एक टाइप का वेक्टर है, जो कि क्या होता है बच्चा, जो कि क्या करता है, रेप्लिकेशन, जो कि क्या करता है, रेप्लिकेशन क्या है, हम इससे कराते हैं, और जिससे कि डिजायर्ड प्रोडक्ट की कॉपीज बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा, डिजायर्ड जीन की क्या बन जाती है बच्चा, कॉपीज फॉर्म करी जाती है, कॉपीज फॉर्म करी जाती है। यहां तक बात आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, यहां तक बात बच्चा आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर है, बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए को हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। प्लाज्मिड डीएनए को हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़े लेवल पर यूज करते हैं, इस बात को बच्चा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आप इस चीज को आप जो है बच्चा समझोगे, क्लियर है। चलिए यहां पर देखें, देखो, तो यहां पर मैंने बताया कि जो प्लाज्मिड डीएनए है,
ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करता है डिजायर्ड जीन कॉपीज का। हम क्या करते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए से डीएनए को हम आगे इनको क्या बनाते हैं बच्चा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये सब आपको मैं बता चुका हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं कब, जब हम इसमें ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं और फाइनली हम क्या बनवाते हैं बच्चा, फाइनली हम बनवाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां तक बात मेरी समझ में आ रही है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां पर देखो होता क्या है, टॉपिक है कि एसेंशियल फीचर ऑफ एन आइडियल वेक्टर। सवाल ये होता है बच्चा कि आइडियल वेक्टर की जरूरत क्यों होती है और इसेंशियल फीचर्स क्या हैं आइडियल वेक्टर के। पहली बात तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए बच्चा, यहां पर समझो, इसको पहले लिख लो आप, जल्दी से आप इसको लिख लो। चलो तो यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको क्या समझना है बच्चा कि जो वेक्टर है उसमें जो इसेंशियल फीचर्स जो हैं आइडियल वेक्टर के वो कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो आपको बच्चा एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो वेक्टर के पास जो नेचुरल वेक्टर होता है, पहली बात आप ये समझो, क्या समझोगे कि बच्चा जो नेचुरल वेक्टर होता है, जो नेचुरल वेक्टर होता है वो उसके पास क्या होता है कि मल्टीपल फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी कमी होती है, लैकनेस ऑफ मल्टीपल फीचर्स, ठीक है। पहली बात तो आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो नेचुरल वेक्टर होते हैं, नेचुरल वेक्टर में मल्टीपल फीचर्स की कमी होती है। क्या होती है, इसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो अब सवाल ये होता है बच्चा, एक बात बहुत ध्यान से इस बात को सुनो, इस बात को बहुत क्लियरली ध्यान से सुनो कि एक अच्छा वेक्टर होने के लिए, एक अच्छा वेक्टर होने के लिए, गुड वेक्टर होने के लिए, अ गुड वेक्टर शुड हैव मल्टीपल फीचर्स। क्या होना चाहिए बच्चा, मल्टीपल फीचर्स होना चाहिए। एक अच्छा वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, मल्टीपल फीचर होना चाहिए, ठीक है, जो कि नेचुरल वेक्टर में देखने को नहीं मिलता है, नेचुरल वेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है। तो एक अच्छा वेक्टर को क्या चाहिए, मल्टीपल फीचर चाहिए, जो नेचुरल वेक्टर में नहीं मिलता है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनके पास क्या होता है, अच्छे वेक्टर के पास क्या होता है, मल्टीपल फीचर्स, जिसमें कि डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, जिसमें डिजायरेबल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं बच्चा, डिजायरेबल फीचर्स होता है बच्चा, इनके पास क्या होता है, डिजायरेबल फीचर होता है। और ये हम कैसे बना पाते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर से ही ये संभव हो सकता है। किससे हो सकता है, आर्टिफिशियल वेक्टर से ये पॉसिबल हो सकता है। बात मेरी समझ रहे हो। एक गुड वेक्टर के पास मल्टीपल फीचर्स होने चाहिए या डिजायरेबल फीचर इनके पास होना चाहिए, और वो पॉसिबल कैसे है, आर्टिफिशियल वेक्टर से। कैसे पॉसिबल है बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर से ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल वेक्टर जो है कि इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर, इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर इन लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान से इस बात को समझो, मान लो कि यहाँ पर कुछ बच्चा ऐसे ये नेचुरल जो है क्या है, ये प्लाज्मिड्स हैं। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये कुछ बच्चा नेचुरल प्लाज्मिड्स हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। और इनके पास क्या है, इन प्लाज्मिड्स के पास क्या है कि इनके पास फीचर्स है, इनके पास क्या है, इनके अपने फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर है। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हम बेसिकली क्या करते हैं, इस बात को बहुत क्लियरली सुनना है आपको कि ये क्या है, ये क्या है बच्चा, नेचुरल वेक्टर हैं, ठीक है, नेचुरल वेक्टर हैं। इनसे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, इनसे बच्चा हम क्या करते हैं, इनका फीचर्स लेकर के वी नीड टू कंबाइन मल्टीपल फीचर,
फ्रॉम नेचुरल वेक्टर, ठीक है, वी नीड टू कंबाइन मल्टीपल फीचर्स फ्रॉम नेचुरल वेक्टर टू फॉर्म आर्टिफिशियल वेक्टर। हम नेचुरल वेक्टर से ढेर सारा मल्टीपल फीचर्स लेकर के हम क्या बनाते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर बनाते हैं। हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि मल्टीपल फीचर्स को नेचुरल वेक्टर से कंबाइन करें और क्या बनाएं बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर बनाएं। जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे, देखो जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे, तो यहां पर ये जो बच्चा वेक्टर बना, ये जो वेक्टर बना है इसे हम आर्टिफिशियल वेक्टर कह रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से क्या है, साइड्स है। यहां पर क्या है बच्चा, बहुत क्लियरली मैं ये बात बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसे अलग अलग जो है कि यहां पर ऐसे साइड्स यहां पर है, ठीक है बच्चा, अलग अलग तरीके से यहां पर ऐसे साइड्स जो है इनके पास होता है। सिंपल सी बात है बच्चा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर कह रहे हैं। आर्टिफिशियल वेक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चा, आर्टिफिशियल वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, जो कि ये लैब के अंदर प्रिपेयर होता है, तो यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए कि हम क्या करते हैं। इसेंशियल फीचर्स क्या है एक आइडियल वेक्टर का, जिसके पास की मल्टीपल फीचर होने चाहिए, मल्टीपल जो है कि डिजायरेबल फीचर होना चाहिए, वही एक अच्छा जो है, वही एक आइडियल वेक्टर होता है, वही एक क्या होता है बच्चा, आइडियल वेक्टर होता है। इस बात को बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, जिसमें कि हम पढ़ते हैं PBR322। क्या पढ़ते हैं बच्चा, PBR322। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वेक्टर हमने बनाया ये क्या है, PBR322, ठीक है। इसके फीचर्स अभी हम पढ़ेंगे कि PBR322 होता क्या है, ठीक है। इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। इस बात को बहुत आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चा, बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि क्या हुआ कि क्लोनिंग वेक्टर में ये नेचुरल वेक्टर है, मल्टीपल फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इनके अंदर नहीं होता है एक नेचुरल वेक्टर के अंदर। तो हमें अच्छा वेक्टर के लिए मल्टीपल फीचर्स जो होने चाहिए, डिजायरेबल फीचर होने चाहिए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल वेक्टर की, जिसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कुछ नेचुरल वेक्टर्स हैं, जिनके मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके नेचुरल वेक्टर से हम आर्टिफिशियल वेक्टर बनाते हैं, जैसे बच्चा PBR322, जिसे हम आर्टिफिशियल वेक्टर कह रहे हैं। बात आ रही समझ में। अब यहां पर आप देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखा है कि भाई वेक्टर के कुछ एग्जांपल बताइए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो बच्चा, वेक्टर जो हैं, जो वेक्टर्स हैं, इनके मैंने आपको एग्जांपल पहले बता दिए। जैसे आप देख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहला आप लिख सकते हो बच्चा नेचुरल वेक्टर, ठीक है, नेचुरल वेक्टर, ठीक, जिसके अंदर क्या आ रहा है बच्चा, जैसे इसमें आ रहा है प्लाज्मिड DNA, और आप क्या लिख सकते हो, बैक्टीरियोफाज, क्या लिख सकते हो, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद आर्टिफिशियल वेक्टर है, क्या है बच्चा, ये तो आर्टिफिशियल वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल वेक्टर। उसी तरीके से आर्टिफिशियल वेक्टर जो कि आप देख सकते हो आर्टिफिशियल वेक्टर, तो आर्टिफिशियल वेक्टर में आप क्या बोलोगे बच्चा, इसके अंदर आप क्या बोलोगे, ठीक है, क्या आता है, PBR322, ठीक है, क्या है, PUC, ठीक है, 118। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल वेक्टर हैं। क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर, या फिर हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर हैं ये, इन्हें हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझो, इस बात को समझना है, इस बात को बहुत क्लियरली आपको समझना है, ठीक। चलो अब इसके बाद यहाँ पर आप समझोगे क्या, इसके बाद समझोगे कि PBR322 क्या है, ठीक है, PBR322 क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। ध्यान से इस बात को बच्चा सुनिएगा। पहली बात तो आप क्या सुनोगे कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल वेक्टर होता है। आर्टिफिशियल जो है ये वेक्टर है, मतलब कि DNA है, प्लाज्मिड DNA। आर्टिफिशियल जो है कि ये क्या है, वेक्टर है, जैसा कि जिसमें कि DNA बच्चा ये कैसा होता है, सर्कुलर DNA होता है ना। आर्टिफिशियल वेक्टर है, पहला पॉइंट, ये कैसा है बच्चा, ये सर्कुलर DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। कैसा है बच्चा, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है।
आर्टिफिशियल वेक्टर है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा, रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है ये, रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है ये, रेप्लिकेशन करता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इससे बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। और आप क्या बोल सकते हो, आप इससे क्या कह सकते हो, और चीज आप ये कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा मोस्टली, मतलब कि ये जो इसे हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं और ये ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। ये ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर है, ठीक है। हम PBR322 को बच्चा, हम इसे ज़्यादातर बायोटेक में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चा, बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ रहे हो। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। इनको हम सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि PBR322 क्या है। एक लैब में प्रिपेयर हुआ आर्टिफिशियल वेक्टर है जो कि नेचुरल प्लाज्मिड्स के मल्टीपल फीचर्स को लेकर के बनाया गया है। ये सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, रेप्लिकेशन करता है, डिजायर्स प्रोडक्ट मतलब डिजायर्ड डीएनए का कॉपीज बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं इससे हम, जिसमें कि क्या करते हैं, फॉरेन जीन्स को, फॉरेन डीएनए को हम ऐड करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ, मतलब PBR322 के साथ, और इसे हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये जो है कि वेक्टर होता है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब सवाल ये आता है सर कि इसका मीनिंग बता दीजिए। किसका मीनिंग सर, मीनिंग बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए सर PBR322 का। PBR322 का मीनिंग समझ लो। देखो यहाँ पर पहली बात तो आपको ये बच्चा बहुत क्लियर समझना है कि जो P होता है बच्चा, यहाँ पर जो P है इसका मतलब होता है बच्चा प्लाज्मिड। क्या है ये, प्लाज्मिड है, ठीक है। और यहाँ पर जो B है ये साइंटिस्ट के नाम पर है पड़ा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बोलीवर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलीवर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक मिनट बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलीवर। ये बात बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो R है इसको हम बोलते हैं रोड्रिग्वेज। क्या बोलते हैं बच्चा, रोड्रिग्वेज, रोड्रिग्वेज, ठीक है। तो कहने का मीन्स बहुत क्लियर है कि PBR जो है बच्चा, ये क्या है, प्लाज्मिड है, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि, और ये 322 जो है ये लैब में प्रिपेयर किया गया जो है आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड है, ठीक है। प्रिपेयर इन लैब, जो 322 है बच्चा, प्रिपेयर इन लैब आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ पर बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। यहाँ पर बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आपको क्या आपको समझना है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत क्लियर समझना है। यहाँ इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल जो आरी है इसके साइट्स पर बच्चे डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स होती हैं, और कुछ जो है रेसिस्टेंट जीन है। यहाँ पर देखो सर PBR322 का फीचर क्या है, तो मैं आपको फीचर ही समझा रहा हूँ। देखो बच्चा, ये प्लाज्मिड डीएनए है जिस पर कि आरी के डिफरेंट साइट्स होते हैं, मीन्स रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के साइट्स पाए जाते हैं, साथ में रेसिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं, रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इन्हें सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए PBR322 में हुआ है कि नहीं हुआ है, हम इन्हीं सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब इन्हीं जीन की मदद से हम क्या कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है, इसलिए हम इसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक साइट बच्चा यहाँ पर होता है ओरी का, एक साइट होता है ओरी, ओरिजिन है, यहीं से प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, ठीक है।
यहीं से क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये ओरी साइट है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन्स है, ठीक है, ओरी साइट है। अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखोगे कि अब देखो आरी टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3, ठीक है बच्चा, 4 5 6 7 और 8। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं, टोटल मैं आपसे पूछूं कि साइट ऑफ आरी, टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ जो साइट्स हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा बच्चा। मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल साइट ऑफ आरी, तो आप क्या बोलोगे, 8। टोटल कितना है बच्चा, 8 है। उसके बाद रेसिस्टेंट जीन कितना है, ठीक है, रेसिस्टेंट जीन जो है यहां पर कितना है, 2 है। देखो एक बच्चा होता है एम्पीसिलिन का और एक होता है टेट्रासाइक्लिन का, AMPR जीन और TETR जीन, ठीक है। तो टोटल यहां पर बच्चा 2 रेसिस्टेंट जीन होता है, एम्पीसिलिन का जीन होता है और टेट्रासाइक्लिन का जीन होता है, ठीक है। मतलब वह बैक्टीरिया जिसके पास AMPR और TETR जीन होगा तो वो कहीं ना कहीं टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन के अगेंस्ट लड़ लेगा, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया किल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास अगर ये दोनों जीन्स नहीं मौजूद होंगे तो वो बैक्टीरिया किल हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में या एम्पीसिलिन के प्रेजेंस में। तो ये बात आपको एकदम बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, यही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बहुत क्लियर है। तो टोटल बच्चा साइट आरी की कितनी है, 8, रेस्ट्रिक्शन जीन कितनी है, 2, और एक होता है ओरी जीन, ठीक है, ओरी साइट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ओरी साइट होता है, क्या होता है बच्चा, ओरी साइट होता है। बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है। और एक होता है ROP, ये देख रहे हो, ROP, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। और क्या होता है ROP, क्या होता है बच्चा, ROP क्या बोल रहे हैं हम, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। क्या होता है बच्चा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो बात बहुत क्लियर है, अलग अलग तरीके से आप इनको चाहो तो याद कर सकते हो। बहुत सारे लोग ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि उसका कोई बहुत बेसिक मतलब नहीं है। आप डायग्राम को 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बस आपको बहुत क्लियर याद रखना है कि इनके पास 8 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की साइट्स होती है, 2 जो होते हैं रेसिस्टेंट जीन होते हैं, AMPR और TETR, और एक ओरी साइट्स होता है, और एक क्या होता है ROP, रोप के नाम से आप इसको जो है याद कर सकते हो, जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स है। बात को बहुत क्लियर है, यहां तक आपको बहुत क्लियरली बात समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो है बच्चा क्या है, PBr322 है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं बच्चा आपसे बहुत क्लियरली ये कहूं कि मैंने वही बोला कि एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास जो है कि TETR जीन और AMPR जीन नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास बोथ द रेसिस्टेंट जीन जो है वो यहां पर नहीं है, ठीक है, एब्सेंट, बोथ द रेसिस्टेंट जीन एब्सेंट इन द बैक्टीरिया, यहां पर एब्सेंट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है, अगर बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है, ठीक है, किसके थ्रू, एम्पीसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है ये क्या होगा, किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इनके पास मान लो कि ये दोनों साइट्स अवेलेबल है, ठीक है, दोनों साइट्स, यहां पर TETR है और यहां पर AMPR है, ठीक है, ये अवेलेबल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इन्फेक्ट होता है तो स्वाभाविक सी बात है ये किल नहीं होगा, ये बच जाएगा, क्योंकि वो जो जीन्स हैं AMPR या TETR के, ये रेसिस्ट करेंगे एम्पीसिलिन के अगेंस्ट और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बच्चा बात एकदम समझ में आ रही है? चलो आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ले लेते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एक दे रखा है बैक याक, ये दोनों होते हैं, PBR322 ये भी होता है, प्रोब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉन्ग जो है आंसर क्या है, प्रोब। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ क्लस्टर्स ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन अ प्लाज्मिड फॉर्म अ रीजन कॉल्ड। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि अ क्लस्टर ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन अ प्लाज्मिड फॉर्म अ रीजन कॉल्ड। तो इसमें से क्या होगा, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, सिमेरिक डीएनए। तो यहां पर जो आंसर बहुत क्लियर है, क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, बहुत क्लियर है, क्या होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ये क्या है, सी यहां पर करेक्ट जो है आंसर होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा और सिमेरिक डीएनए नहीं होगा। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, ऑप्शन है कि मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेट, हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द जीन फॉर द डिजायरेबल ट्रेट, ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट सुटेबल वेक्टर फॉर द, नहीं, आंसर बच्चा क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछा आपसे बहुत क्लियर है कि सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, यूज किसके लिए होता है, हम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम जनरली क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसीलिए हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, इसके बाद फिर हम बात करते हैं बच्चा, आते हैं स्टेप्स पर। स्टेप्स जो है, प्रोसेस जो है किसका, जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, हालांकि मैं आपको इनमें से बहुत बेसिक इनके स्टेप्स हैं, आपको ये याद कर लोगे आप। देखो, तो सबसे पहले आप देखोगे हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो होता है, हम पहला प्रोसेस बच्चा क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल, फ्रॉम सोर्स सेल। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, हम पहले डीएनए को अलग करते हैं, फिर डीएनए को हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, कट लगा करके हम स्पेसिफिक लोकेशन पे हम सेपरेट करते हैं किसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं आइसोलेटेड डीएनए से फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चा एक प्रोसेस है जिससे कि हम डिजायर्ड जीन को डीएनए से क्या करते हैं, अलग करते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, पहला स्टेप्स सोर्स सेल से डीएनए को अलग करना, दूसरा स्टेप्स सेपरेशन ऑफ जीन फ्रॉम आइसोलेटेड डीएनए बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बच्चा, इसके बाद फिर क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे। तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो एम्प्लीफिकेशन किसका करते हैं बच्चा, जीन का करते हैं। इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर बता दें कि बच्चा कि जीन क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करना, फिर आइसोलेटेड डीएनए से डिजायर जीन सेपरेट करना बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड प्रोसेस जीन क्लोनिंग करना। जीन क्लोनिंग बच्चा दो तरीके से होता है, एक होता है इन विवो जीन क्लोनिंग और एक होता है इन विट्रो जीन क्लोनिंग। बात बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। अच्छा, पीसीआर यूज कब करते हैं, जब अमाउंट ऑफ डीएनए बहुत कम हो, इसके कंडीशन में हम पीसीआर यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है कि हम डीएनए का लाइगेट करते हैं फ्रेगमेंट्स इन सुटेबल वेक्टर से। मतलब वही आपको मैंने बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें एक सुटेबल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। तो वहां पर हम इसे डिजायर्ड जीन्स को हम क्या करते हैं कि उसमें इंसर्ट करा देते हैं, जो है कि प्लाज्मिड डीएनए के पास, मतलब वेक्टर के पास इंसर्ट। फिर इसे करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इसलिए एंटर करना है क्योंकि कॉपीज बनानी है, और कॉपीज बनाना है उस डिजायर्ड जीन का, तो हमें होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चा, कल्चर करते हैं किसका, होस्ट सेल का, एंड ऑब्टेन करते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो फॉरेन जीन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में इंटर करवाया था होस्ट सेल के अंदर, हम क्या करते हैं कि उसको कल्चर कर करके हम ऑब्टेन करते हैं जो हमने डिजायर प्रोडक्ट को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तौर पर बनाया हुआ है। सिंपल सा।
उसके बाद फिर लास्ट जो स्टेप है बच्चा, जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दो तरीके का होता है, स्मॉल स्केल पर भी होता है, लार्ज स्केल पर भी होता है, जिसमें कि हम फाइनली प्रोडक्ट को फाइनल जो है ऑब्टेन कर लेते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद उसको जो है अवेलेबल करा देते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में पूरा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, बैच लगाना, सीलिंग करना, ये सारा चीज़, पैकेजिंग करना मटेरियल का, फिर उसको अवेलेबल करवाना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सब स्मॉल एंड लार्ज स्केल पर उसको हम क्या करते हैं कि उसकी प्रोसेस करते हैं, किसकी, डिजायर प्रोडक्ट की। किसकी करते हैं बच्चा, डिजायर प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद फिर स्टार्ट हम बच्चा करते हैं क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। देखो, तो यहाँ पर जो हम लोग पहला स्टेप जो पढ़ेंगे, स्टेप वन क्या बोल रहा है बच्चा, स्टेप वन ये है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। पहला स्टेप बच्चा ये है। देखो, तो अब यहां पर आपको पहली बात बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि बच्चा जो सोर्स सेल जो होता है, जो सोर्स सेल है ये क्या हो सकता है, इट कुड बी, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, इट कैन बी, लिख लो इसको ना। देखो, आप क्या लिखोगे, इस बात को बहुत क्लियरली समझना है, बच्चा। इट कैन बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, बैक्टीरिया। तो जो सोर्स सेल जो बच्चा है, सोर्स सेल क्या हो सकता है, जहां से हम डीएनए को अलग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूं कि जो सोर्स सेल है वो डीएनए जहां से हम अलग करने वाले हैं, तो सोर्स सेल क्या हो सकता है, तो सोर्स सेल बच्चा प्लांट सेल हो सकते हैं, एनिमल सेल हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि डिजायर्ड जीन है क्या। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिजायर जीन, जो जीन हमें अलग करना है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात समझाता हूँ। जैसे आप समझो कि ये कोई पेशेंट है जो डायबिटिक का है। अब डायबिटिक का इसलिए है क्योंकि उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है कि वो इंक्रीज है। अब शुगर लेवल इंक्रीज है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लूकोगॉन। अब ग्लूकोगॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड। तो आपने पढ़ा होगा कि पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होता है जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर डायबिटिक का पेशेंट है तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है, मतलब इंसुलिन का सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं हो रहा, शुगर लेवल जो को रेगुलेट जो है इंसुलिन नहीं कर पा रहा। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है बच्चा कि या तो डॉक्टर के पास जब वो जाएगा कंसल्टेंट के लिए, जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा तो उस पेशेंट को एडवाइस होगा, अगर उसका डायबिटिक काफ़ी सीवियर कंडीशंस में है या फिर इनिशिएटिव कंडीशंस में है, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि टैबलेट या फिर दवा दी जाती है, जिससे कि जो इंसुलिन बॉडी के अंदर जो कम बन रही है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो सके। या तो अगर ज़्यादा डायबिटिक सीवियर कंडीशन में है तो उसे रेडीमेड इंसुलिन जो है बॉडी के बाहर से ही डायरेक्टली दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की कंडीशंस कैसी है। तो अब यहाँ पर बात को ये समझना है कि सर क्या बाहर इंसुलिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो अब क्या सर इंसुलिन बनाया जाता होगा, बिल्कुल बनाया जाता होगा। इंसुलिन कैसे बनता होगा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनता होगा। इंसुलिन सर बनाने के लिए हमें सोर्स सेल्स क्या चाहिए होगा, ह्यूमन का डीएनए चाहिए होगा। बात मेरी समझ रहे हो ना। देखो, तो यहाँ पर सोर्स सेल्स क्या हो गया, यहाँ सोर्स सेल्स हो गया क्या, एनिमल सेल्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो डिजायर जीन है वो क्या है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिजायर्ड जीन्स। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंसुलिन जीन का, तो इंसुलिन जीन्स अगर इंसुलिन सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियरली है कि हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, और इंसुलिन सिंथेसिस के लिए हमें एनिमल सेल्स के डीएनए की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चा दे रहे हैं कि अब डिपेंड करता है कि कौन सा जो है कि जीन जो है चाहिए होगा। तो सोर्स सेल्स जो बच्चे होंगे वो प्लांट सेल होंगे, एनिमल सेल होंगे, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा। ये क्या है, ये सोर्स सेल हो सकते हैं, ये सोर्स सेल हो सकते हैं।
अब सवाल ये होता है कि सर हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चा, एक बात आप समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। सर फंजाई के पास भी सेल वॉल पाया जाता है। मैं आउटर लेयर की बात कर रहा हूं, उसी तरीके से बैक्टीरिया में भी क्या होता है बच्चा, सेल वॉल पाया जाता है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि अगर हमें डीएनए अलग करना है तो हमें सबसे पहले उस सेल का आउटर लेयर ब्रेक करना होगा। हम बाहर से लेयर को ब्रेक करते आएंगे, फिर जाकर के हम डीएनए क्या करेंगे, इंटैक्ट करेंगे, हम डीएनए लेंगे। तो डीएनए को बच्चा अगर हमें लेना है, डीएनए को हमें अलग करना है तो हमें उस सेल का सबसे आउटर बाउंड्रीज ब्रेक करनी पड़ेंगी। अब आउटर बाउंड्रीज यदि हमें ब्रेक करनी है तो हम, जैसा कि अगर आपको बता पा रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट और फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर आउटर लेयर सेल वॉल होता है, और हमें सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि ब्रेक द सेल वॉल। हमारा जो टारगेट होना चाहिए बच्चा, यहाँ पर जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं सेल वॉल को। ब्रेक करते हैं किसको बच्चा, सेल वॉल ब्रेक करते हैं। अब सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एंजाइम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चा, एंजाइम चाहिए होगा। ये बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि सेल वॉल ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब एंजाइम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे प्लांट सेल के लिए एंजाइम्स अलग होंगे, फंजाई के लिए एंजाइम अलग होंगे, बैक्टीरिया के लिए एंजाइम अलग होंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पर बहुत क्लियरली बात करता हूँ कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है, इसे ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होता है बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, देखो पहले तो ये सेल वॉल बना किसका है, सेल्यूलोज का। क्या बना है, सेल्यूलोज। तो अब इस सेल्यूलोज या सेल वॉल को ब्रेक करना है तो हमारे पास जो एंजाइम होना चाहिए बच्चा, वो सेल्यूलेज होना चाहिए। जो एंजाइम्स यहां हम यूज करेंगे बच्चा, वो क्या यूज करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से बच्चा अगर मैं आपसे बोलूं फंजाई में अगर आप क्या देखोगे, ध्यान से सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं फंजाई का जो सेल वॉल है, फंजाई का सेल वॉल बच्चा किसका बना होता है, जल्दी बताइए। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। तो अब इसका सेल वॉल ब्रेक करने के लिए हमें जो एंजाइम्स चाहिए होगा उसका नाम है काइटिनेज। क्या चाहिए होगा बच्चा, काइटिनेज। उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि बैक्टीरिया जो हमारे पास है, बैक्टीरिया का बच्चा जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल बना होता है किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का। ये सेल वॉल बच्चा किसका बना होता है, ये बना होता है बच्चा पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली समझना है कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जो एंजाइम्स यूज करेंगे वो होगा पेप्टिडोग्लाइकेज। तो मैं आपको बहुत क्लियरली समझा ये रहा हूँ कि अगर हमें डीएनए लेना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, तो हमें सबसे पहले उस जीन का आउटर बाउंड्रीज ब्रेक करने होंगे। तो अगर मान लो सोर्स सेल प्लांट सेल है तो हमें सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से उसका सेल वॉल ब्रेक करना होगा। उसके बाद फंजाई का सेल वॉल अगर है तो उसको काइटिनेज एंजाइम से ब्रेक करना होगा। उसी तरीके से अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो हमें पेप्टिडोग्लाइकेज एंजाइम्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम सेल वॉल ब्रेक कर पाए, जिससे हम क्या कर पाए, सेल वॉल को ब्रेक कर पाए। यहां तक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद फिर देखोगे, इसके बाद क्या देखोगे यहाँ पे, इस बात को बहुत क्लियरली इस बात को समझ लेना। ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चा, इस पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है कि ये काम करना है, पहला स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप्स में आपको ये काम करना है। चलिए, इसके बाद आप क्या देखोगे, इसके बाद बच्चा क्या देखोगे, देखो तो आपने क्या कर लिया, आपने बच्चा क्या कर लिया कि सेल से आपने सेल वॉल को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब जब आप क्या किया आपने कि सेल से जब आपने सेल वॉल ब्रेक किया, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, तो अब जब सेल से सेल वॉल ब्रेक करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली इस बात को समझना है कि अगर आप सेल से आपने सेल वॉल ब्रेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ये सेल वॉल आपने ब्रेक किया क्योंकि आपने यहां पर क्या कराया है, एंजाइमेटिक रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेल वॉल अलग हो गया और हमें क्या मिला, प्रोटोप्लास्ट मिला।
अब देखो एनिमल का सर आपने क्या बताया, एनिमल में बच्चा सेल वॉल होता नहीं है, तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वहां पे सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करते हैं। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करते हैं। आ रही मेरी एंजाइमेटिक रिएक्शन से फाइनली क्या हुआ कि हमने सेल वॉल ब्रेक कर दिया, सेल से क्या मिल गया, प्रोटोप्लास्ट। तो अगर मैं तुमसे यहां पर क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, आफ्टर डाइजेशन ऑफ सेल वॉल ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट, ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट। ठीक है बच्चा, ये ऑब्टेन हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। अब यहां पर होता क्या है बेसिकली कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बच्चा कि हमें सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करना है। अब हमें क्या करना है, देखो सेल वॉल ब्रेक हो गया, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करना है। यहां पर हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक लिसिस करा देते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हम क्या करते हैं कि आगे अब क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक लिसिस करते हैं। ऑस्मोटिक लिसिस जो है इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू ऑब्टेन न्यूक्लियस। हमें क्या ऑब्टेन करना है बच्चा, न्यूक्लियस ऑब्टेन करना है। क्या करना है, न्यूक्लियस ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं बच्चा कि जो हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट जो हमें मिला, जो हमें प्रोटोप्लास्ट मिला है, ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे ये कह रहा, बहुत क्लियर ध्यान से सुनिएगा कि ये अगर जो मेरे पास प्रोटोप्लास्ट है, हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसका हम ऑस्मोटिक लिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, ऑस्मोटिक लिसिस करा देते हैं। तो इससे होता क्या है, ध्यान से सुनो। तो हम क्या करते हैं कि व्हेन प्रोटोप्लास्ट केप्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम, जब हम इसे हाइपोटोनिक मीडियम में रख दें तो हमारे पास बच्चा क्या होता है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हमारे पास क्या होता है बच्चा कि जो हमें क्या मिल जाता है, फाइनली हमें क्या मिल जाता है, न्यूक्लियस मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें जो है न्यूक्लियस यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है, जो कि क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ। क्या हुआ बच्चा, ऑब्टेन हुआ। अब इसके बाद हम अगला प्रोसेस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत क्लियरली इस बात को सुनना है आपको। देखो, तो पहले हमने क्या कराया, डाइजेशन करा के प्रोटोप्लास्ट जो है कंटेन किया, उसके बाद ऑब्टेन किया, उसके बाद हमने ऑस्मोटिक लिसिस कराया, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक किया, न्यूक्लियस ऑब्टेन किया। अब इसके बाद बच्चा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करा देते हैं हम लोग। क्या करा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन हमें कराना है। ठीक है, तब तो हम न्यूक्लियस को क्लियरली ऑब्टेन कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं बच्चा कि हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये टेक्निक है, प्रोसेस है, या फिर आप ये लिख लो कि ये क्या है, टेक्निक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डीएनए को हम क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं, डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा, डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए सेपरेट कर लेते हैं। एक मिनट बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, डीएनए सेपरेट करना है। तो जब डीएनए बच्चा सेपरेट करना है, ध्यान से देखना, जब डीएनए सेपरेट करना है तो सेंट्रीफिकेशन एक टेक्निक है जहां पर हम डीएनए अलग करने वाले हैं। देखो, तो ये होता क्या है, सेंट्रीफिकेशन एक मशीन है जिसके अंदर कुछ रोटेटरी ट्यूब्स लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिक ट्यूब बहुत तेज़ी से रोटेट होता है, और उसका जो मोड होता है बच्चा मशीन का, एक होता है आरपीएम और एक होता है मोड आरपीएस। आरपीएम का मतलब बच्चा होता है रोटेट पर मिनट, और आरपीएस का मतलब होता है रोटेट पर सेकेंड। तो हम ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशंस पर कि हम किस टाइप का सेल को हम अलग करने वाले हैं, उस हिसाब से मोड का जो है कंडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बहुत क्लियरली बोलूं कि यहाँ पर डीएनए सेपरेट करना है, ठीक है, तो डीएनए सेपरेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि मान लो कि ये एक क्या है, मशीन है
जिस पर कि कुछ इस तरीके से बच्चा क्या लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर रोटेटरी ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझो। ये इस तरीके से इस पर ऐसे रोटेटरी ट्यूब्स ऐसे लगा होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसी सैंपल्स को रख लेते हैं, जो हम कंटेन कर लेते हैं यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ट्यूब के अंदर इसको हम क्या कर लेते हैं कि कंटेन कर लेते हैं, ठीक है, इस सैंपल को। और इसी का बच्चा हम क्या कराते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। अब इसमें होता बेसिकली क्या है बच्चा कि सेंट्रीफ्यूगेशन में एक खास बात आपको ये समझनी है, सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको खास बात ये समझनी है कि जब ये रोटेट करेगा, ये बच्चा क्या है, रोटेटरी ट्यूब है ना, ये रोटेटरी ट्यूब होता है। अब यहाँ पर आप क्या समझोगे कि अब ये रोटेटरी ट्यूब है, तो इसका जब आप देखोगे तो ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो रोटेटरी ट्यूब के अंदर जो है आपको दो टाइप के जो है कि यहाँ पर फेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दो टाइप का आपको फेज देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा। एक नीचे जो फेज होता है, नीचे जो होता है इसे हम बच्चा कहते हैं क्या, पिलेट, जो कि यहाँ पर बनता है, जो एकदम नीचे सेटल डाउन होता है, इसको बच्चा हम कहते हैं पिलेट, ठीक है। और एक को हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो इसे बच्चा हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं सुपरनेटेंट, नेटेंट। और एक बच्चा जो होता है इसे हम कहते हैं पिलेट, क्या बोलते हैं, पिलेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो साइज जो डीएनए की है, साइज ऑफ डीएनए जो हैवी है, यहाँ पर ये क्या है, हैवी है इसका वेट, तो ये क्या करता है कि पिलेट के अंदर क्या हो जाता है कि सेटल्ड हो जाता है। वहीं पर जो सुपरनेटेंट जो कम हल्का होते हैं, जो वो क्या होते हैं कि सुपरनेटेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, सुपरनेटेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत एक बात को क्लियर आपको समझ लेना है, एक बात बहुत क्लियरली आपको समझ लेना है कि यहाँ पर आप क्या देख पाओगे, यहाँ पर आप क्या देख पाओगे, फाइनली आप क्या देख पाओगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बच्चा, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कुछ इस तरीके से इस फेज में आपको जो है कि देखोगे, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ मैं लिख रहा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है बच्चा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये तो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा बच्चा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। इस बात को एकदम बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल से सेल वॉल हटाया गया, इसके बाद इनका डाइजेशन किया गया तो प्रोटोप्लास्ट मिला, ऑस्मोटिक लिसिस करा करके हम फाइनली सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किए, जिससे कि हमें न्यूक्लियस ऑप्टेन मिला। सेंट्रीफ्यूगेशन करा करके हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं और हमें क्या मिलता है कि फाइनली जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा कि आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा, आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के पास क्या क्या मिला, सॉल्यूशन हैव थ्री कंपोनेंट्स बच्चा। सॉल्यूशन के पास क्या है, थ्री कंपोनेंट्स मिला है, ठीक है बच्चा, सॉल्यूशंस के पास थ्री कंपोनेंट जो है बच्चा वो मिला। अब ये जो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं जरा बता दो जल्दी से, थ्री कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, देखो बच्चा, या तो क्या होगा, डीएनए होगा, और क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रोटीन होगा, और आरएनए, और क्या होगा, आरएनए होगा। बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है, बहुत क्लियर समझ में आ रही है। देखो प्रोसेस बहुत क्लियरली आपको बच्चा समझना है, ठीक है, प्रोसेस बहुत क्लियरली आपको समझना है, ध्यान से देख लो।
पहले क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल्स, जिसमें क्या आप देख रहे हो कि सोर्स सेल्स जो हैं ये प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया ये हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि डिजायर जीन किस टाइप का लेना है। फाइनली प्लांट सेल चाहे फंजाई हो चाहे बैक्टीरिया हो, इनके पास सेल वॉल होता है। तो हमें अगर डीएनए अलग करना है बच्चा, तो सबसे पहले सेल की आउटर बाउंड्री ब्रेक करनी होगी। आउटर बाउंड्री पहले क्या है, सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तब जाकर के न्यूक्लियस तक पहुंचोगे। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हम एंजाइमेटिक रिएक्शन कराते हैं, जिसमें कि अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक करना है तो पेप्टिडोग्लाइकेज एंजाइम यूज करते हैं। उसी तरीके से फंजाई का सेल वॉल ब्रेक करना है तो हम काइटेज एंजाइम यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर प्लांट सेल का सेल वॉल ब्रेक करना है तो हम सेल्यूलेज यूज करते हैं एंजाइम्स, जिससे कि सेल वॉल ब्रेक हो सके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं कि जब सेल वॉल ब्रेक हो गया तो प्रोटोप्लास्ट मिला। अब प्रोटोप्लास्ट मिला तो हम फाइनली क्या करते हैं कि उसका ऑस्मोटिक लिसिस कराते हैं, जिससे कि हम इस कंपोनेंट्स को या हम इस मिला हुआ जो है इंटैक्ट है, ऑप्टेन है, उसको हम क्या करते हैं हाइपोटोनिक मीडियम में केप्ट करा देते हैं, रख देते हैं, जिससे कि फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर हमें न्यूक्लियस ऑप्टेन होता है और उसका हम करा देते हैं बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो ये एक प्रोसेस, एक टेक्निक होता है जिसके अंदर कुछ रोटेटरी ट्यूब्स लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे बहुत तेजी से जो है कि वो चलता है, जिससे कि हमें फाइनली दो तरीके का जो है सैंपल के तौर पर हमें जो है कि इंटेंट मिलता है। पहला सुपरनेटेंट, जिसमें कम साइज का होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। जो थोड़ा हैवी साइज का होता है वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाता है, जिसे हम पिलेट बोलते हैं। आफ्टर सेंट्रीफिकेशन हमें जो न्यूक्लियस मिलता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। तो हमें जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करोगे तो जो सॉल्यूशन हमें मिला उसके पास तीन तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए और एक प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, जब इस ट्यूब के अंदर, ध्यान से देखना, जब इस ट्यूब में हमें जो डीएनए और आरएनए प्रोटीन मिला, देखो अब इसमें से क्या होगा बच्चा, अब इसमें से क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डीएनए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आरएनए होंगे और कुछ ऐसे होंगे बच्चा जो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। तो आरएनए को अगर डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को यदि डाइजेस्ट करना है तो हम इसका एंजाइम यूज कर लें। क्या यूज कर लें? इसका एंजाइम यूज कर लें। जैसे अगर आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो हम आरएनएज यूज कर लेते हैं, जिससे कि आरएनए क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। आरएनए क्या हो जाएगा बच्चा, डाइजेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो हम क्या कर लें, प्रोटीएज यूज कर लें, जिससे कि बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हम जो चाहते थे क्या, डीएनए, तो हमें फाइनली हम क्या कराते हैं कि हमें डीएनए मिल जाता है। फाइनली बच्चा हमें क्या मिल जाता है, फाइनली बच्चा हमें डीएनए जो है मिल जाता है। फाइनली बच्चा हमें जो है वो डीएनए हमें क्या हुआ, मिल गया। तो यही इस तरीके से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। इस तरीके से हमने आइसोलेट किया डीएनए को। क्या किया, आइसोलेट किया डीएनए को। अब यहाँ पर एक और बात समझना है, अब डीएनए को एक्सपोज करना है ना, तो जब हम डीएनए को एक्सपोज करेंगे तो हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चा कि हम इसकी स्पूलिंग करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे ना। इसके बाद देखो ये तो आइसोलेट डीएनए हो गया, ठीक है। इसका एक स्टेप्स और आपको बता देता हूँ, जो कि मैं यहाँ बताता हूँ ना, इसका एक स्टेप्स में जब बच्चा यहाँ बताता हूँ। देखो तो जब इसके बाद वाला ये प्रोसेस है, जब इस ट्यूब के अंदर बच्चा जो डीएनए था, ये डीएनए ये जो है फाइनली हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसमें बच्चा क्या करते हैं कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं ना। हम इसमें क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल, हम इसमें क्या करते हैं बच्चा, चिल्ड इथेनॉल क्या करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं। फाइनली जब ये यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये आइसोलेट डीएनए हमें मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो डीएनए क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है बच्चा। डीएनए अलग हो जाता है, जिससे कि हम फाइनली डीएनए को अलग कर लेते हैं। तो ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से हम बच्चा क्या करते हैं, डीएनए को अलग करते हैं। इस तरीके से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? समझ में अगर बच्चा आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।